दोस्तों नमस्कार। आईसीआर फिफ्थ डीन कमेटी रिकमेंडेशन के हिसाब से प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन कोर्स की शुरुआत हमने लास्ट वीक की थी और एक वीडियो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। लास्ट वीक जो टॉपिक था वो था डेफिनेशंस डेफिनेशंस ऑफ न्यूट्रिशन, फूड साइंस, न्यूट्रिएंट्स, माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, फंक्शनल फूड्स, न्यूट्रास्यूटिकल, इन सब चीजों की हमने बात लास्ट वीडियो में करी थी और अलोंग विद बीएमआई। आज के इस वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंड लेक्चर का, जो पर्टेन करता है डेंसिटी, सरफेस टेंशन, कोलाइडल सिस्टम्स, पीएच, इन सब टॉपिक्स के बारे में है। तो इन सब टॉपिक्स को हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है एस के शर्मा और क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। आज सेकंड लेक्चर की शुरुआत करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन कोर्स में, और इसमें हम बात करने वाले हैं डेंसिटी, पीएच, सरफेस टेंशन और कोलाइडल सिस्टम्स की। फूड में इन सब चीजों का कैसे प्रयोग होता है और क्या रिलेवेंस है, क्या क्या एप्लीकेशन है इन सब, और इनके कंसेप्ट क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रशअप करने की कोशिश करेंगे एज पर द सिलेबस ऑफ आईसीआर फिफ्थ जैन कमेटी। तो शुरुआत करते हैं डेंसिटी से कि भाई डेंसिटी होता क्या है। सो बेसिकली डेंसिटी टेल्स अस दैट हाउ टाइटली ए मैटर इज पैक्ड इन ए यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में, एक छोटी जगह में, एक लिमिटेड स्पेस में जो मैटर है वो कितना टाइटली पैक्ड है, ये हमको डेंसिटी बताता है। अगर फॉर्मूला की बात करें तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी, वेयर एम इज द मास एंड वी इज द वॉल्यूम। जो एसआई यूनिट है डेंसिटी की, दैट इज केजी पर मीटर स्क्वायर, और कभी कभी दूसरी यूनिट्स को भी यूज करते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर कभी सॉलिड्स के लिए कर लेते हैं, ग्राम पर एमएल लिक्विड्स के लिए कर लेते हैं, ग्राम पर लीटर कभी गैसेस के लिए भी कर लेते हैं। और अगर वाटर की डेंसिटी विच इज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड, इसकी बात करी जाए तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये वाटर की डेंसिटी होती है, और हम इसी को ही एज ए रेफरेंस डेंसिटी यूज करते हैं। तो अब इस डेंसिटी का क्या यूज है, और एक सॉलिड लिक्विड सिस्टम में, लिक्विड लिक्विड सिस्टम में और सॉलिड सॉलिड सिस्टम में क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं डेंसिटी के, इसको देखते हैं जरा। तो फर्स्ट एग्जांपल है सॉलिड लिक्विड सिस्टम में, जिसमें हम डेंसिटी की बात करते हैं और डेंसिटी के हिसाब से आप सेपरेशन कर सकते हैं। अगर आपने पानी में मिट्टी घोल दी है और थोड़ी देर के लिए आप उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, तो आप देखेंगे कि मिट्टी नीचे सेटल कर जाती है, और मिट्टी सेटल करती है क्योंकि वो भारी होती है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए वो नीचे सेटल कर जाती है और पानी ऊपर रह जाता है। बाद में आप उसको डिकेंट करके सेपरेट कर सकते हैं। तो सॉलिड था मिट्टी और लिक्विड था पानी। सॉलिड लिक्विड सिस्टम्स में अगर हमको सेपरेशन करना है, वी कैन मेक यूज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी। सिमिलरली अगर ऑयल वाटर सेपरेशन करना है, यहाँ पे क्या है, दोनों फेजेस लिक्विड लिक्विड है, ऑयल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, लेकिन फिर भी इनकी डेंसिटी में फर्क होता है। आपने देखा होगा, आप जानते होंगे कि ऑयल इज लाइटर देन वाटर, दैट इज वाई ऑयल फ्लोट्स ऑन द वाटर। अगर हम इस सेपरेटिंग फनल में देखें तो ऑयल इज देयर रिप्रेजेंटेड इन येलो कलर ऑन द टॉप। तो ऑयल और वाटर अपना ग्रेडियंट बना के डेंसिटी ग्रेडियंट के हिसाब से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो दिस इज बेसिकली द लिक्विड लिक्विड सेपरेशन, एंड दैट इज बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी। अब बात करते हैं सॉलिड सॉलिड सेपरेशन की। विनोइंग का ऑपरेशन जो है एग्रीकल्चर हार्वेस्टिंग के बाद अक्सर किया जाता है। ग्रेन्स में चाफ और कुछ हल्के ट्विग्स, प्लांट पार्ट्स भी आ जाते हैं, उनको साफ करने के लिए हम लोग विनोइंग का यूज करते हैं। तो जब विनोइंग का यूज करते हैं तो एक जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होती है उस डायरेक्शन में हम ग्रेन्स को धीरे 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 नीचे डालने की कोशिश करते हैं। तो जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो जस्ट हमारे सामने गिर जाते हैं और लाइटर पार्टिकल्स थोड़े दूर चले जाते हैं। तो जो दूर जाते हैं और पास गिर जाते हैं उनके डेंसिटी में फर्क होता है, और उस डेंसिटी ग्रेडियंट के हिसाब से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो एक ये भी एप्लीकेशन डेंसिटी का, सॉलिड सॉलिड सेपरेशन का एक अच्छा एग्जांपल ये आप लोग साइट कर सकते हैं अगर पूछा जाता है तो इसके अलावा कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन डेंसिटी की हो सकती है। तो एक तो डेंसिटी की एप्लीकेशन जो मोस्ट कॉमन है, दैट इज द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो फैट सेपरेशन के लिए डेयरी इंडस्ट्री में डेंसिटी ग्रेडियंट को यूज किया जाता है, और डेंसिटी के हिसाब से वो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से या किसी दूसरे प्रोसेस से हम लोग उसको सेपरेट करते हैं। फ्रूट इंडस्ट्री में जूस क्लैरिफिकेशन के लिए किया जाता है। जूसेस में सॉलिड मटेरियल होता है जो कि बाद में सेटल कर जाता है, और कभी कभी वो कंसंट्रेशन और जो कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट्स हैं उसमें उसकी क्वालिटी का क्राइटेरिया बन जाता है। तो इसलिए सेपरेशन करना जरूरी हो जाता है। तो जब हम सेपरेट करते हैं तो एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं और सॉलिड्स नीचे सेटल कर जाते हैं, और लिक्विड को आप ऊपर से रिमूव कर सकते हैं, डिकैंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्लैरिफिकेशन इंडस्ट्री में यूज होता है। सीरियल ग्रेन की इंडस्ट्री में अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया, ये सामने भी जो आपके पास फोटोग्राफ दिख रही है ये विनोइंग की फोटोग्राफ है, और इसमें आप देख सकते हैं कि एक सेमी सर्कुलर लेयर में जो ग्रेन्स हैं वो उसके पास गिर गए हैं, और जो चाप है वो हवा के साथ उड़ उड़ के दूर दूर आगे आगे की तरफ आ गया।
अगर टी इंडस्ट्री की बात करें तो टी भी बहुत सारी क्वालिटीज में मिलती है हमको। जो बड़े साइज के लीव्स होते हैं, जो प्रॉपर्ली ड्राइड रहते हैं, जो कंप्लीट लीव्स होते हैं या लार्जर साइज लीव्स होते हैं, उस टी का कॉस्ट ज्यादा होता है मार्केट में। और जो पाउडर होता है या बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वो टी सस्ती होती है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका भी एप्लीकेशन डेंसिटी के हिसाब से कर सकते हैं। दैट जो छोटा मटेरियल होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जो लार्जर पार्टिकल्स होंगे उनकी डेंसिटी कम होगी। बल्क डेंसिटी की बात अगर करते हैं तो इस प्रकार से इसका भी एक एप्लीकेशन किया जा सकता है। तो और ऐसे भी इसको हम लोग सेपरेट करते हैं। सो दैट इज हाउ देयर आर डिफरेंट एप्लीकेशंस इन द फूड इंडस्ट्री। तो अब स्पेसिफिकली बात करते हैं कि भाई डेंसिटी इन रेफरेंस टू फूड। अगर फूड के न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए, न्यूट्रिएंट्स को देखा जाए, जो कि ये कोर्स भी जिसके बारे में है, तो उसमें डेंसिटी का क्या रोल आता है और कैसे हम उसको समझ सकते हैं। तो फर्स्ट जो पैरामीटर है दैट इज बेसिकली द न्यूट्रिशनल डेंसिटी और द न्यूट्रिएंट डेंसिटी। तो न्यूट्रिएंट डेंसिटी बताती है कि द रिलेटिव अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स पर कैलोरी। अगर हम 100 कैलोरीज लेते हैं तो 100 कैलोरीज पर 100 कैलोरीज कितने न्यूट्रिएंट्स हैं। तो जितने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे, जितनी ज्यादा उनकी क्वांटिटी होगी, उतना वो न्यूट्रिएंट डेंस फूड कहलाएगा। तो इस प्रकार से न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स आर दोज फूड्स व्हिच कंटेन हायर अमाउंट्स ऑफ हेल्थ प्रोमोटिंग न्यूट्रिएंट्स पर कैलोरी बेसिस पे हायर न्यूट्रिएंट्स हैं तो न्यूट्रिएंट डेंस फूड है। और अगर पर कैलोरी बेसिस पे अगर लोअर क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स है तो वो दैट इज नॉट ए न्यूट्रिएंट डेंस फूड। फाइन। तो एंड आर लो इन सैचुरेटेड फैट्स, एडेड शुगर एंड सोडियम। तो जब हम न्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो हमको ये चाहिए कि भाई उसमें फैट ना हो, उसमें नमक ना हो और उसमें चीनी भी ना हो। तो ब्लैंक कैलोरीज उसमें ना हो, ताकि हमको न्यूट्रिशनल करेक्टरिस्टिक्स मिले, विटामिन हो, मिनरल्स हो, फ्लेवोनॉइड्स हो, एंटीऑक्सीडेंट्स हो। वो ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड फैट्स, एडेड शुगर और सोडियम। इन तीनों चीजों को एज ए नेगेटिव क्राइटेरिया लिया जाता है जब हम न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स की बात करते हैं। सो हमको इसको जानने की क्यों जरूरत है, क्यों हमको जरूरत है कि हम लोग न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स को पढ़ें। तो दिस टेल्स अस बेसिकली इट इज रिक्वायर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग मेथड्स एंड कंपेयर विद आरडी एंड असाइन स्कोर्स। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग करते हैं कि एक पर्टिकुलर फूड में इतने ग्राम प्रोटीन है, इतने ग्राम फैट है, इतना ग्राम विटामिन डी है, इतना ग्राम विटामिन बी 12 है, इतना परसेंट, इतना क्वांटिटी में एन एक्स नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एन नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर देयर। और फिर उसको कंपेयर करते हैं आरडीए से। अगर आरडीए के कंपैरिजन में वो अच्छा क्वांटिटी है तो हम बोलते हैं ये अच्छे हैं, दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, और उसके हिसाब से स्कोर असाइन करते हैं, कुछ स्कोर असाइन करेंगे जो दीज आर गुड, दीज आर मीडियम, दीज आर नॉट रिकमेंडेड। इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरीज में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। तो इसी हिसाब से जब वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड होंगे तो देन द रैंक्स दे आर असाइंड टू द मील्स एंड द डाइट्स। So based upon the nutrient density, the different ranks will be assigned to the meals and the diets, and we can identify। तो इसके हिसाब से when the ranks will be there तो हम identify कर सकते हैं कौन से foods they are healthier foods, कौन से foods they are less healthy to us। So अगर healthy की बात करेंगे तो those foods which are rich in fiber, which are good in unsaturated fatty acids, potassium, calcium, iron, iodine and vitamin D, तो इन सबको rich food कहा जाता है। They are considered to be healthy food, whereas those foods which are rich in energy, saturated fats, trans fats, sugars, salt, तो उनको हम लोग लेस हेल्दी फूड बोलते हैं, दे आर नॉट हेल्दियर। तो इस टाइप से न्यूट्रिएंट क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, न्यूट्रिएंट डेंसिटी के बेसिस पे हम लोग फूड्स को क्लासिफाई कर पाते हैं। तो अब न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग हमको हेल्प कैसे करती है? इट हेल्प्स टू डेवलप ए फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग सिस्टम्स, लेबलिंग स्कीम्स। जो हम पैकेट पे क्या इंफॉर्मेशन देंगे उसको डेवलप करने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए हमको न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग की जरूरत होती है और न्यूट्रिएंट डेंसिटी का डिटर्मिनेशन करने की जरूरत होती है जब हम उसको आरडीए के साथ कंपेयर करते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी लेबल में लिखा होता है डैश परसेंट ऑफ द आरडीए वैल्यू पर सर्विंग। पर सर्विंग में आरडीए का इतना परसेंट, 7%, 21%, 18%। आरडीए का जो रिकमेंडेड जो डाइटरी अलाउंस है उसका 18% ये पर सर्विंग आपको दे रहा है। तो इस प्रकार का इंफॉर्मेशन रहता है। तो जो लेबल का इंफॉर्मेशन है वो तभी जनरेट होगा जब हम न्यूट्रिएंट डेंसिटी की बात करेंगे, न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग को उसको टेस्ट करेंगे। दूसरा, कभी कभी विजुअल इंडिकेटर्स और कलर कोड्स कलर कोड्स दे कैन आल्सो बी एस्टैब्लिश्ड कि भाई अगर ग्रीन है तो बहुत अच्छा है, येलो है तो थोड़ा सोचना है, रेड है तो आप प्रेफर ना करें। इस टाइप की कलर कोडिंग भी कभी कभी हो सकती है, की जा सकती है। अभी कोई स्टैंडर्ड कलर कोड एग्जिस्ट नहीं करता डेफिनेटली, लेकिन फिर भी इंडिकेटिव कोड्स दे आर ऑलरेडी देयर। जैसे वेजिटेरियन के लिए ग्रीन होता है, दूसरे के लिए ब्राउन होता है, फिर रेड होता है। तो ऐसे डिग्रीज ऑफ कलर कोड्स हैं। सिमिलरली फॉर न्यूट्रिएंट लेबलिंग दीज कलर कोड्स कैन बी डेवलप्ड। फिर ये हमको बताता है पॉलिसी डिसीजन विद रिगार्ड्स टू द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट ऑफ लेस हेल्दी फूड। कभी कभी इंडस्ट्रीज कॉमर्शियल बेनिफिट के चक्कर में लेस हेल्दी फूड्स को बनाती है और उन्हीं को ही प्रमोट करती है। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे मार्केट में आपको मिल जाएंगे जो लेस हेल्दी फूड्स हैं, जिसमें शुगर बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में होता है और जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स है वो कम होते हैं।
तो कभी कभी इन फूड्स को भी प्रमोट किया जाता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ छोटा सा। ऑस्ट्रेलियन एक कंपनी थी, तो उनको शायद 250 मिलियन डॉलर का फाइन हुआ था, जस्ट बिकॉज दे एडवर्टाइज दैट ए हाई शुगर फूड वाज गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन। छोटे बच्चों की हेल्थ के लिए एक हाई शुगर फूड, उसका लगभग 63% शुगर था उस फूड में, तो वो उन्होंने एडवर्टाइज किया था। और उस एडवर्टाइजमेंट की जब पनिशमेंट हुई, सो इट वाज लाइक अराउंड $250 million, तो इट वाज ह्यूज अमाउंट। तो कभी कभी ऐसा बड़ा नुकसान हो जाता है कंपनीज को, जस्ट बिकॉज दे एडवर्टाइज रॉन्ग। तो इस प्रकार का पॉलिसीज डेवलप होती है कि रॉन्ग इंफॉर्मेशन ना जाए, लोग गलत चीज की तरफ अट्रैक्ट ना हो। देन द रेगुलेटिंग द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ क्लेम्स। कभी कभी न्यूट्रिशन और हेल्थ क्लेम लिखे रहते हैं कि इससे ये बीमारी ठीक होती है, इससे ऐसा ठीक हो जाता है, एक गिलास पी के 3 गिलास, 3 सेब के बराबर इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, इस टाइप के बहुत सारे क्लेम्स रहते हैं। तो वो भी रेगुलेट होगा जब हम न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग करेंगे और न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स की बात करेंगे। एग्जाम्पल्स अगर हम बोले न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स के, सो देयर कैन बी द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, केल्स, बीन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इस प्रकार के बहुत सारे फूड्स हैं विच विल बी वेरी वंडरफुल फूड्स एंड गुड एग्जाम्पल्स ऑफ द न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स। तो आगे बढ़ते हैं, और दूसरे टाइप की जो डेंसिटी है उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। अभी हमने न्यूट्रिएंट डेंसिटी की बात करी थी, जहां पे न्यूट्रिएंट्स की बात करी थी। अब बात करेंगे कैलोरीज की या एनर्जी की। उसमें हमने पर 100 कैलोरीज देखा था कि 100 कैलोरीज कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, और उसके हिसाब से विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, फाइबर की बात करी थी। जब हम एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं तो अलग अलग फूड कंपोनेंट्स के एनर्जी वैल्यूज होती हैं। वो एनर्जी वैल्यूज क्या है? जैसे वाटर की है 0 किलो कैलोरी पर ग्राम, अगर हम पानी पिए तो हमको कोई कैलोरीज उससे नहीं मिलती। लेकिन अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का जो कंटेंट है वो पर ग्राम 4 किलो कैलोरीज हमको देता है, तो इट इज 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो इस टाइप से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। प्रोटीन्स 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, फैट्स 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, अल्कोहल 7 किलो कैलोरी पर ग्राम, और फाइबरस जो फूड्स होते हैं, फाइबर रिच फूड्स होते हैं, उसमें सॉल्युबल फाइबर भी होते हैं। अगर सारे के सारे इनसॉल्युबल फाइबर हैं, सेलुलोजिक मटेरियल है, लिग्निन है, तो 0 किलो कैलोरी पर ग्राम होगा। लेकिन अगर सॉल्युबल फाइबर्स भी हैं तो थोड़े से डाइजेस्टिबल उसका पोर्शन होता है, तो दे कैन गिव अप टू 2 कैलोरीज पर ग्राम। लेकिन ये सारे के सारे बहुत कम है एज कम्पेयर टू द फैट विच इज 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं। जब हमको एनर्जी डेंसिटी समझ में आ जाती है, तो देन वी गो इनटू द क्राइटेरिया इन ऑर्डर टू क्लासीफाई हाई एनर्जी डेंसिटी फूड्स एंड लो एनर्जी डेंसिटी फूड। कौन से हाई एनर्जी डेंसिटी वाले हैं, कौन से लो एनर्जी डेंसिटी वाले हैं। इसको समझने का बहुत सरल तरीका है कि जो भी फूड ड्राई है और जिसमें फैट ज्यादा है, जिसमें ड्राई है और जो फैट ज्यादा है, वो हाई एनर्जी डेंसिटी होता है, उसमें एनर्जी वैल्यूज बहुत ज्यादा होती हैं। जो दूसरे फूड्स हैं जो ड्राई नहीं है, वेट हैं, जिसमें फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाते हैं, और जिसमें फैट भी नहीं होता है फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स में, तो वो लो एनर्जी डेंसिटी फूड्स में आते हैं। वो न्यूट्रिएंट रिच तो होते हैं, वो दे आर न्यूट्रिएंट डेंस, बट दे आर लो एनर्जी डेंस फूड्स। तो हमको हमेशा प्रेफर करने चाहिए लो एनर्जी डेंस फूड्स, हाँ, न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स एंड लो एनर्जी डेंस फूड्स। तो ये वाले एग्जांपल्स ये कैसे होते हैं? विच आर रिच इन वाटर एंड विच आर रिच इन फाइबर एंड दे कैन नॉट बी फुली डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी। एग्जांपल्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल सूप्स। और हाई एनर्जी डेंसिटी फूड्स के हैं बिस्किट्स, चिप्स, बटर, ये सारा का सारा जिसको हम लोग जंक फूड बोलते हैं, तो ये सारे के सारे बिस्किट्स, चिप्स, ये सारे उसी कैटेगरी में लार्जली आते हैं। हाई शुगर फूड्स, हाई सॉल्ट फूड, फ्राइड फूड्स, so they also are many times they are called junk foods। तो हमको थोड़ा सा एनर्जी के हिसाब से समझना है। अगर किसी फूड में न्यूट्रिशन प्रोफाइलिंग लिखा है कि इसमें इतने ग्राम कार्बोहाइड्रेट, इतने ग्राम फैट, इतने ग्राम ये, तो जितना वो टोटल ग्राम है दैट मल्टीप्लाइड बाई अलग अलग, अगर हम न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल एनर्जी, टोटल कैलोरी कितनी वो फूड देगा पर सर्विंग या पर टोटल क्वांटिटी, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम इनको याद रखेंगे। 4 किलो कैलोरी पर ग्राम फॉर कार्बोहाइड्रेट, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम फॉर फैट्स, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम फॉर द प्रोटीन्स। मैं आपको बताता हूँ एग्जामिनेशन में भी डेफिनेटली इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है कि भाई फैट की कितनी कैलोरीज होती हैं, एनर्जी वैल्यूज कितनी है फैट की, या कार्बोहाइड्रेट की कितनी है, सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे कम किसकी है, फाइबर में कितनी होती है। इस टाइप से कोई ना कोई क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। या फिर हाई एनर्जी डेंसिटी फूड्स हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या है, लो एनर्जी डेंसिटी फूड्स हैं, इनके क्या एग्जाम्पल्स। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और एग्जाम्स में भी कोई ना कोई क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझ। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी एनर्जी डेंसिटी के हिसाब से। यदि कोई व्यक्ति वेट लूज करने का टारगेट रखता है तो उसको डेफिनेटली लो एनर्जी डेंसिटी फूड की तरफ जाना पड़ेगा। ही कैन नॉट कंज्यूम बिस्किट्स, ही कैन नॉट कंज्यूम चिप्स, ही कैन नॉट कंज्यूम फ्राइड फूड की तरफ ना जाए। ये कॉमन बात है, अधिकतर लोगों को पता होती है, लेकिन एनर्जी डेंसिटी के हिसाब से इसका कुछ रिलेशन है, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और जब हम शुगर कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो शुगर कंसंट्रेशन को नापा जाता है डिग्री ब्रिक्स में। हाँ, यूनिट होती है डिग्री ब्रिक्स या परसेंट शुगर कंसंट्रेशन में। और नापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज हैंड रिफ्रैक्टोमीटर, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टोमीटर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि
शुगर की कंसंट्रेशन किस चीज से नापी जाती है? रिफ्रैक्टोमीटर। सॉल्ट की कंसंट्रेशन किस चीज से नापी जाती है? सेलिनोमीटर या सेलोमीटर। सेलिनोमीटर या सेलोमीटर। तो इसको भी हम लोग डिग्रीज में नापते हैं, डिग्री सेलिनोमीटर रीडिंग्स। सो दैट इज हाउ द सॉल्ट कंसंट्रेशन इज मेजर्ड एंड शुगर कंसंट्रेशन आर मेजर्ड। लेकिन चॉकलेट्स हो गया, कैंडीज हो गया, हाई शुगर फूड्स हैं, ये सारे के सारे वो फूड्स हैं जो वेट लॉस में कहीं हमारी हेल्प नहीं करते हैं, एंड दे आर हाई एनर्जी डेंस फूड्स। तो जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो भी बोलता है कि अवॉइड HFSS, यानी हाई फैट शुगर सॉल्ट। हाई H फॉर हाई, फैट शुगर एंड सॉल्ट, हाई फैट शुगर सॉल्ट, अवॉइड HFSS. So this is what is the suggestion of the FSSAI. If you want to remain healthy, if you want to be healthy, so avoid HFSS. So when we avoid HFSS, then definitely we'll be going towards the nutrient dense food. So we should go towards the nutrient dense foods, largely composed of the fruits and vegetables and herbs. So that is how this must be understood. HFSS, this can also appear in the form of abbreviation. Abbreviation के form में भी पूछा जा सकता है कि HFSS क्या है, FSSAI किस चीज को बोलता है HFSS. So that has to be remembered. तो आगे बढ़ते हैं कि डेंसिटी अब इसके हिसाब से, तो एक हमने पढ़ा न्यूट्रिएंट डेंसिटी, दूसरा हमने पढ़ा एनर्जी डेंसिटी। लेकिन अब जो डेंसिटीज आ रही हैं ये स्पेसिफिकली हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से हैं कि प्रोडक्ट में डेंसिटी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं और कैसे वो डेंसिटीज बनती है। तो तीन तीन टर्म्स आती हैं, बल्क डेंसिटी, अपरेंट डेंसिटी, ट्रू डेंसिटी। अगर आप फूड के स्टूडेंट हैं तो किसी भी इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है कि बल्क डेंसिटी क्या होती है, अपरेंट डेंसिटी क्या होती है, ट्रू डेंसिटी क्या होती है, और कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में भी ये सब आता है, और इसके बेसिस पे कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। तो फिर दोबारा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जब हमने डेंसिटी को डिफाइन किया था तो हमने बोला था रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी। तो दिस इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। तो यहाँ पे उसी फॉर्मूला को यूज करते हैं बल्क डेंसिटी की कैलकुलेशन करने के लिए कि बल्क डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। सो मास ऑफ whatever particles are there and what is the total volume. तो जब हम किसी कंटेनर में, सिलिंड्रिकल कंटेनर में अगर फूड को रख दें, तो जैसे इसमें पैकिंग किया हुआ है, कुछ ग्रेन्स इसमें रखें, तो एक पर्टिकुलर लेवल तक अगर हम उसको टैप करेंगे, धीरे धीरे टैप करेंगे, तो वो अपना जगह बना लेगा, और जगह बनाने के बाद इट विल ऑक्यूपाई ए पर्टिकुलर वॉल्यूम। जब वो एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है, तो अगर हम उसकी हाइट और डायमीटर नाप लें उस सिलेंडर का, तो वी कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम। वो हमको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी पता लग जाएगा। कभी कभी हम इसको ग्रेजुएटेड सिलेंडर में भी ले लेते हैं, जो अपने आप ही ग्रेजुएटेड रहता है, उसकी हाइट हमको वहां से पता लग जाती है, डायमीटर हम नोट कर लेते हैं, और उसका वॉल्यूम हमको आ जाता है। सिलेंडर में तो मार्क्ड ही रहता है, इतना लीटर, इतना ml, 1 लीटर का ले लिया तो 1 लीटर वॉल्यूम तक मार्क रहेगा पहले से ही। अब हम क्या करते हैं, उसमें ग्रेन्स भर देते हैं। तो अगर ग्रेजुएटेड सिलेंडर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ग्रेजुएटेड सिलेंडर है तो आप उसकी हाइट और जो डायमीटर है, रेडियस नाप लीजिए, और पाई आर स्क्वायर से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना वॉल्यूम। अब भाई अगर हम ग्रेन्स भरते हैं उसको एक पर्टिकुलर वॉल्यूम तक और फिर थोड़ा टैप करते हैं, तो दैट इज हाउ इट इज देयर, एंड दैट विल बी फिल्ड विद दोस ग्रेन। तो ग्रेन्स के साथ फिल होगा। तो ग्रेन्स का जितना मास है, जिसको हम लोग बैलेंस में तोल सकते हैं, वो हमने ले लिया मास, और न्यूमरेटर में रख दी वैल्यू, और जितना उसका वॉल्यूम आया जो ग्रेजुएशन में था सिलेंडर में, या फिर हमने पाई आर स्क्वायर से एच से जो कैलकुलेट किया था, वो हम डिनोमिनेटर में रख देते हैं। अगर हम इसको डिनोमिनेटर में रख देंगे तो देन दैट विल गिव यू द वैल्यूज फॉर द बल्कनेस। लेकिन जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आई, आप देखिए, जो कि हम वो जिसको कह रहे हैं वॉल्यूम, उसमें किस किस चीज का वॉल्यूम है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, जो कि बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है। अब अगर मैं इसको, जार को पानी से भरता हूं, सपोज मैंने पानी भर दिया, और पानी में उसी मार्क तक भरता हूं जिस मार्क तक वो ग्रेन है। यहाँ तो इस जार में ऊपर तक भरा है, लेकिन मैं अगर उसी मार्क तक भरता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि जो वॉइड स्पेसिस थे, जो खाली जगहें थी उन ग्रेन्स के बीच में, उसमें भी पानी चला गया। जब हमने टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट किया था तो इट वाज वॉल्यूम ऑफ एवरीथिंग, वो सिर्फ ग्रेन का वॉल्यूम नहीं था, वो जो वॉइड स्पेसिस थे उसका भी वॉल्यूम था। और अगर कोई ग्रेन अंदर से खोखला है, खाली है, तो उसका भी वॉल्यूम उसमें आ गया, क्योंकि खोखला है, वैसे ग्रेन में तो सॉलिड नहीं है। और हमने जब डेंसिटी की बात करी तो हमने बताया इट टेल्स अस दैट हाउ डेंस, हाउ टाइटली ए मटेरियल इज पैक्ड। तो अगर हम बल्क डेंसिटी की बात करेंगे या ग्रेन्स की बात करेंगे, वो टाइटली पैक्ड तो नहीं है, क्योंकि उसमें वाइड स्पेसिस है, और ग्रेन के अंदर भी खोखली जगह हो सकती है। तो इन दोनों चीजों को भी कंसिडरेशन में आ गया जब हमने बल्क डेंसिटी में लिया। तो उस वॉल्यूम में जो सिलेंडर ने हमको बताया, या हमने पाई आर स्क्वायर एच से जो निकाला, उसमें आपका तीनों वॉल्यूम्स आ गए, द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेन, द वॉल्यूम ऑफ द एम्प्टी वॉइड स्पेसिस, और द वॉल्यूम ऑफ द hollow spaces which are inside, जो cavities हैं, pores हैं inside the grain, वो भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो भाई फिर क्या करें, अगर इंक्लूड हो जाता है तो इसको इंक्लूड अगर हो जाता है, तो अगर हम लोग इसको डेजिग्नेट करते हैं अब, तो डेजिग्नेट करने पे हमको पता लगता है कि भाई द टोटल वॉल्यूम जो था, जिसको हमने डिनोमिनेटर में लिखा, इट वाज ए सम टोटल ऑफ द पार्टिकल वॉल्यूम, जैसा मैंने बताया।
द इंटरवॉइड वॉल्यूम, वर्ड्स के बीच में जो वॉल्यूम है, ग्रेन्स के बीच में खाली स्पेसेस जो बच गए उसका जो वॉल्यूम है, और इंटरनल पोर वॉल्यूम, अगर कोई ग्रेन अंदर से खाली है, खोखला है, तो उसके पोर का वॉल्यूम भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो तीनों के तीनों वॉल्यूम्स उसमें आ गए, जिसको कि हमने लिया डिनोमिनेटर में वॉल्यूम की जगह। लेकिन कायदे से तो ये गलत है, क्योंकि भाई तीनों चीजें तो उसमें नहीं आनी थी, हमको तो ग्रेन का डेंसिटी निकालना था जो उसमें था। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जिसमें बोलेंगे एपरेंट डेंसिटी। तो बेसिकली एपरेंट डेंसिटी में क्या करते हैं हम लोग कि वॉइड स्पेसिस में जो जो वॉल्यूम है, हम लोग उसको फिल करते हैं टोलुइन से। पानी से नहीं करते हैं, पानी से भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन पानी अगर करेंगे तो ग्रेन में एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन टोलुइन करते हैं तो वो कम एब्जॉर्ब होता है, ना के बराबर, बहुत कम एब्जॉर्ब होता है। इसलिए रिकमेंड करते हैं कि टोलुइन से आप उस जो खाली वॉल्यूम है उसको फिल करिए। जब खाली वॉल्यूम को टोलुइन से फिल किया और उसी लेवल तक किया जिस लेवल तक ग्रेन्स थे, तो हमको अब क्या होगा कि उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया। अब नाउ द वॉल्यूम इज फिल्ड विद द टोलुइन एज वेल एज द ग्रेन्स, तो दोनों के साथ। अब हम उस वॉल्यूम को नोट कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, ड्रेन करके जो ग्रेन्स थे उनको बाहर निकाल लेते हैं, और जितना उसमें लिक्विड बच गया, जितना टोल्यूम बच गया, दैट इज द वॉइड वॉल्यूम। तो उस सिलेंडर में जितना टोल्यूम बच गया उसको मेजर कर लेते हैं, एंड दैट इज द वॉइड वॉल्यूम, एंड दैट विल बी डिनोटेड बाय द V1. टोटल वॉल्यूम इज डिनोटेड बाय V एंड द वॉइड वॉल्यूम विल बी डिनोटेड बाय V1। तो अगर हम लोग अब सेकंड डेफिनेशन में देखते हैं जो बताता है अपरेंट डेंसिटी, तो अपरेंट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन V माइनस V1, यानी कि जो वॉइड का वॉल्यूम था उसका जो वॉल्यूम है वो हमने माइनस कर दिया टोटल वॉल्यूम में से, जो हमने फर्स्ट लेवल में लिया। अब जब हम माइनस कर देंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, छोटा। तो जब डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है किसी का, तो वो वैल्यू बड़ी हो जाती है। इससे हमको ये पता लगता है कि अपरेंट डेंसिटी इज हायर एज कंपेयर टू द बल्क डेंसिटी, क्योंकि उसका वॉल्यूम हो गया कम। अब जब हम थर्ड लेवल में आते हैं, दैट टॉक्स अबाउट द ट्रू डेंसिटी। तो इस ट्रू डेंसिटी में अगर कोई ग्रेन हॉलो है, जैसे मैंने कहा अंदर से खोखला भी हो सकता है, कीड़े ने खाया है, तो उसका वॉल्यूम तो आ गया, लेकिन उसमें वो पैक्ड तो नहीं है ना। अगर हम अब ग्रेन को ग्राइंड कर देते हैं और फिर ग्राइंड करने के बाद तब हम भरते हैं, तो ग्राइंड करने के बाद क्या हुआ, उसने अपनी अपनी जगह ले ली पूरी, और बाकी का जो पोर्शन है, तो दैट कैन बी कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ द वॉल्यूम, एंड दैट वॉल्यूम व्हेन सब्ट्रैक्टेड दैट गिव्स यू द ट्रू डेंसिटी। तो उस वॉल्यूम को भी जब हम मेजर करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे वो ट्रू डेंसिटी देगा, और कुल मिला के बल्क डेंसिटी विल बी लेसर देन द apparent density and it will be lesser than the true density। तो इस प्रकार से ये इनका रिलेशनशिप आपस में बनता है, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एग्जामिनेशन में भी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि भाई पीएच। तो डेंसिटी में हमने 5 प्रकार की डेंसिटीज पढ़ी, न्यूट्रिएंट डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, अपरेंट डेंसिटी और ट्रू डेंसिटी। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है दैट इज पीएच, एंड पीएच आप लोगों ने बहुत बार पहले भी पढ़ा होगा, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या the log value of the number of liters of the solution that contain 1 gram of hydrogen ion। इस प्रकार से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। पीएच स्केल 0 से 14 तक रिप्रेजेंट किया जाता है। 0 to 7 is the acidic condition, less than 7 is the acid, more the lesser the pH, more the acidic it will be। न्यूट्रल 7 पे माना जाता है, 7 से ऊपर अल्कलाइन है, अल्कलाइन से जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी तो वो ज्यादा अल्कलाइन होगा, तो 7 पे कम अल्कलाइन है, 14 पे ज्यादा अल्कलाइन होगा। तो दैट इज हाउ इट गोज, एंड इट इज समथिंग विच यू वुड हैव ऑलरेडी स्टडीड। लेकिन भाई अब इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो पीएच को पढ़ क्यों रहे हैं, दैट इज व्हाट इज द रिलेशन विद फूड, वो समझने की जरूरत है। तो जब हम फूड के साथ इसका रिलेशन को समझते हैं, तो हमको ये समझ में आता है कि जो फूड एसिडिक होते हैं उनको मोल्ड स्पॉइल करते हैं या ईस्ट स्पॉइल करता है, और जो फूड एसिडिक नहीं होते हैं, विच आर हैविंग ए लिटिल हायर पीएच, तो जैसे दूध है या मीट है, तो ये इनको कौन स्पॉइल करता है, बैक्टीरिया। अगर आप नीचे दोनों इमेजेस में देखिए, एक इमेज में दही है और दूसरी इमेज में मीट है, तो बोथ ऑफ दीज फूड्स दे आर हैविंग हायर पीएच, तो दे आर स्पॉइल्ड विद बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से स्पॉइल होता है, इसमें कोई फंगस आपको नजर नहीं आती। लेकिन जब हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो ये कॉमन इंसिडेंस है, इस टाइप से भी आपको इमेज मिल जाएगी, ग्रीन मोल्ड, ग्रे मोल्ड, ब्लैक मोल्ड आपको देखने को मिलेंगे, और फंगस भी मिलेगा, माइसीलियम मिलेगा सरफेस पे। तो प्लम इज ऑल्सो एसिडिक, सिट्रस फ्रूट्स दे आर ऑल्सो एसिडिक इन नेचर, और उसके हिसाब से जो इसमें स्पॉइलेज हो रही है, दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द मोल्ड्स एंड नॉट बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया। सो इनिशियली द मोल्ड्स विल बी स्पॉइलिंग, सो दैट इज हाउ इट इज देयर, एंड दिस इज व्हाट द पीएच टेल्स अस। तो ऑन एंड ऑन हम ये बोल सकते हैं कि भाई बैक्टीरिया एंड एसिड आर एनिमीज, जहां जहां पे एसिड होगा वहां बैक्टीरिया नहीं आएगा। और यही रीजन है, अगर आपने देखा होगा घरों में जब अचार होता है, तो अचार इज केप्ट फॉर ईयर्स टुगेदर। हाँ, कई कई सालों तक छोड़ दिया जाता है, आम का अचार, आंवले का अचार बना के 1 साल 2 साल तक मर्तबानों में पड़ा रहता है वहां पे, और कंटेनर्स में, and it is not spoiled just because bacteria and acid are enemies।
और जब कभी भी पिकल स्पॉइल होता है तो उसमें मोल्ड लगेगा कोई सरफेस पे, और जो मोल्ड लग जाता है वो हमको दिख जाता है तो हम लोग उसको खाते नहीं। तो दिस इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ द पीएच। सो दैट इज व्हाई पीएच लर्निंग, पीएच स्टडिंग पीएच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द फूड्स बेस्ड अपॉन द पीएच। तो 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। दोज फूड्स विच आर हैविंग हायर देन 5.3, those which are between 4.5 and 5.3, those which have 3.7 to 4.5, and those which have the pH which is less than 3.7। तो जैसे जैसे pH कम हो रहा है एसिडिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे pH कम हो रहा है एसिड कम हो रहा है। हाई एसिड फूड्स हैव लेस देन 3.7 pH एंड लो एसिड फूड हैव लेस देन 5.3 pH। अगर एग्जांपल्स देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। हाई एसिड फूड्स में सबसे नीचे बेरीज एंड सॉरक्रॉट, पिकल्स आप देखते हैं। फिर द फ्रूट्स देखते हैं, पियर्स, पाइनएप्पल, टोमेटोज। और जो मीडियम एसिड फूड्स हैं उसमें एस्पैरागस, बीट्स, पंपकिन, स्पिनिश। और लो एसिड फूड्स में पीस, कॉर्न्स, लिमा बीन एक्सेट्रा। तो एग्जामिनेशन में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट इज द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन एसिड एंड द नॉन एसिड काइंड ऑफ फूड्स, दैट इज व्हाट इज द पीएच 4.5। अक्सर 7 भी ऑप्शन दिया जाता है इसमें, तो बच्चे गलती करते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी आता है, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में भी आता है, फाइनल एग्जामिनेशन में भी इस प्रकार का क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाता है कि व्हाट इज द पीएच, व्हाट इज द डिवाइडिंग लाइन। और इस टेबल में से भी आपको इस पीएच क्लासिफिकेशन में से भी कुछ ना कुछ एग्जामिनेशन में डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको आप बड़े ध्यान से समझें। और इसमें सुंदरता ये है कि जो 4.5 से कम वाले पीएच के जो फूड्स हैं वो जनरली बैक्टीरिया से खराब नहीं होते हैं, उसमें फंगस या मोल्ड लगेगा। और जो 4.5 से ज्यादा वाले हैं उसमें जनरली बैक्टीरिया से ही वो स्पॉइल होता है। तो इसमें मिल्क, मीट इसी कैटेगरी में आते हैं, और जो बीन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं, द लो एसिड फूड्स। ओके, तो थोड़ा और आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर में, दैट इज व्हाट इज द सरफेस टेंशन। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द सरफेस टेंशन, so that is the tendency of a liquid and its surface to shrink to its minimum possible area। जब वो मिनिमम पॉसिबल एरिया में सरफेस श्रिंक कर जाता है तो इसको हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से आपने देखा होगा कि कोहेसिव हो जाता है, सरफेस बिकम्स कोहेसिव। इंसेक्ट्स कैन फ्लोट, ब्लेड को भी अगर पानी पे डाल दें वो तैरने लग जाता है। इंसेक्ट्स कैन वॉक ऑन द water surface, and droplets they are formed, the foam is formed, different kinds of emulsions are formed। तो ये सारे के सारे सरफेस टेंशन की इसमें प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम सरफेस टेंशन को नापने का यूनिट देखा जाए, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स इज न्यूटन पर मीटर और डाइन पर सेंटीमीटर। तो दीज आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स। कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है क्या यूनिट है। और दिस प्रॉपर्टी इज यूटिलाइज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमल्शंस इनटू द फूड। तो जब फूड में इमल्शंस बनते हैं तो सरफेस टेंशन का रोल आता है। अब इमल्शन क्या होता है? जब हम ऑयल और वाटर को मिक्स करते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं, तो मिक्स नहीं होता है, वो सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बहुत हाई आरपीएम पे उसको होमोजेनाइज कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो वो मिक्स हो जाएंगे डेफिनेटली। लेकिन स्टेबल तो नहीं होगा। थोड़े देर बाद, थोड़े घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद वो सेपरेट होना शुरू हो जाता है। तो वो सेपरेट ना हो ऑयल फेज और द वाटर फेज, या तो जो दो इमिसिबल फेसेस अगर एक दूसरे से सेपरेट ना हो, जो कम क्वांटिटी में होता है उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेस, और जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसको बोलते हैं जो डिस्पर्शन मीडियम या कंटिन्यूअस फेस। कंटिन्यूअस फेस भी बोलते हैं, डिस्पर्शन मीडियम भी बोलते हैं। तो अगर हम ऑयल और वाटर को मिक्स करेंगे तो ऑयल की क्वांटिटी अगर कम रहेगी तो दैट ऑयल विल बी द डिस्पर्स्ड फेस एंड कंटिन्यूअस फेस विल बी वाटर। लेकिन हमको तीसरा एक एलिमेंट इसमें डालना पड़ता है जिसको बोलते हैं इमल्सीफायर। तो इमल्सीफायर में जो मिसल्स होते हैं वो दे आर लार्जली द लिपिड मॉलिक्यूल्स आर formed in such a way that it can form bond with the oil and it can form bond with the water। तो वाटर और ऑयल दोनों के साथ ये बॉन्ड बना सकता है और इसलिए ये उस सिस्टम को होल्ड कर लेता है, और उसके बाद जब इमल्शन बन जाता है तो फिर वो सेपरेट नहीं होता है। तो दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ दीज इमल्शंस। तो फूड प्रोडक्ट्स में इमल्शंस बनाने की जरूरत पड़ती है, चाहे बटर्स में, मार्गरेन्स में, आइसक्रीम्स में, चॉकलेट्स में, कहीं कहीं जगह पे इमल्शन बनाने की जरूरत पड़ती है। हम नहीं चाहते हैं फेजेस सेपरेट हो जाए, तो दैट इज हाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज द एप्लीकेशन। सो emulsifiers, जैसा मैंने कहा, these are the surface active molecules that absorb at oil water interface and producing a membrane like layer which prevents the coalescence of the drops and thus stabilize the emulsion। emulsion को stabilize कर देता है, दोनों के साथ bonding बना देता है। to study the emulsifiers in the food products, the interfacial tension, so जो surface tension है, interfacial tension measurements, it plays a key role। तो इसलिए हम लोग उस इमल्शन की स्टेबिलिटी को स्टडी करने के लिए सरफेस टेंशन को पढ़ते हैं। ड्रॉपलेट साइज कितना बनेगा, कैसे वो डिस्पर्स होगा, तो ऑल दो थिंग्स दे आर देयर एंड दैट इज हाउ द सरफेस टेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
Now the next concept in this chapter is the osmosis, and osmosis आपने पहले भी पढ़ा होगा. The movement of the material through a semi-permeable membrane is called as osmosis. तो जब हम फूड सिस्टम की बात करते हैं तो हम जनरली वाटर की बात करते हैं. वाटर गोज आउट थ्रू ए semi-permeable membrane, that is called as osmosis. तीन प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं, द हाइपोटोनिक, द आइसोटोनिक, द हाइपरटोनिक. हाइपोटोनिक वो सॉल्यूशन होता है जो जिसमें कि जो सॉलिड कंसंट्रेशन है वो बहुत कम होती है, तो इसलिए वाटर उसके अंदर चला जाता है. तो अंदर चला जाएगा अगर वाटर, तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन विल बी द हाइपोटोनिक. आइसोटोनिक इतना ऐसा होता है जिसमें वाटर अंदर भी जाता है और बाहर भी आता है बराबर क्वांटिटी. और हाइपरटोनिक वहां आता है जहां पे वाटर सिर्फ बाहर ड्रेन करेगा. तो इस प्रकार का अगर कंडीशन है तो दैट विल बी द हाइपरटोनिक, मींस हाई इन कंसंट्रेशन. तो जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम लोग डालते हैं किसी पर्टिकुलर फूड को तो वो श्रिंक कर जाता है, श्रिवल कर जाता है. और जब हाइपोटोनिक में डालते हैं तो स्वेल कर जाता है. अगर हम लोग देखेंगे कि जो मुरब्बा बनता है या फूड प्रिजर्व बनता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. तो हम हाई कंसंट्रेशन शुगर सॉल्यूशन में डाल देते हैं और वाटर को वो रिमूव कर लेता है इस टाइप से. तो दैट इज हाउ इट गोज इन द फूड प्रोसेसिंग. जबकि हाइपोटोनिक हम उसको बोलेंगे कि कभी कभी आपने देखा होगा कि किशमिश को पानी में डाल दो तो वो फूल जाती है. हाँ, तो किशमिश को जो पानी में डाल देंगे, सो दैट स्वेल्स. सो दैट इज काइंड ऑफ सिचुएशन व्हेन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज देयर. तो ऑस्मोसिस के फैक्टर बेसिकली क्या होते हैं कि कितना टेम्परेचर है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना फास्ट मूवमेंट होगा. सो दैट इज व्हाट इज देयर. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कितना है दोनों सिस्टम्स में, अंदर और बाहर. सो दैट इज अनदर फैक्टर. देन द एजिटेशन और पार्टिकल मूवमेंट, क्या हम एजिटेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. सो दैट इज ऑल्सो अफेक्टिंग. एंड इफ वी आर अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर. तो ये सारे के सारे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं द आउटकम ऑफ द ऑस्मोसिस. सो दैट इज हाउ इट इज देयर. तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और फेज चेंजेस की बात करते हैं कि फेज चेंज क्या होता है. ऑस्मोसिस में तो मटेरियल मूवमेंट हुआ, लेकिन कभी कभी फेज चेंज भी होता है कि फेज चेंज हो रहा है. तो नेचर में मैटर चार फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. ये तीनों तो हम लोग जानते हैं कॉमनली. और एक चौथा स्टेट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा. वो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए उसका प्रैक्टिकल यूज हमारे डे टू डे लाइफ में नहीं आता है. सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन ही जो फेजेस हैं, तीन ही जो स्टेजेस हैं, उसी में ही हम लोग देखते हैं मैटर. और तीनों ही स्टेट एग्जिस्ट करती हैं अर्थ पे. चौथी स्टेज प्लाज्मा स्टेज है, यहाँ नहीं एग्जिस्ट करती है. कहीं जब हम सोलर सिस्टम में जाते हैं वहां प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट करती है, या फिर आर्टिफिशियली वो क्रिएट करनी पड़ती है. जब हम फेज चेंजेस की बात करते हैं तो 6 प्रकार के फेज चेंजेस है. देखो बड़ा सिंपल है समझना. तीन हमारे पास स्टेट्स हैं और 6 फेज चेंजेस हैं. तो पहला स्टेट क्या हुआ, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड. तो जब लिक्विड से सॉलिड बनता है उसको बोलते हैं फ्रीजिंग. और जब सॉलिड से लिक्विड बनता है तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग. और इन दोनों में ही लेटेंट हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यूज होती है. एक को उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिमूव्ड. तो जब रिमूव कर लेंगे तो फ्रीजिंग हो जाएगा. एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज एडिड. ये दोनों बराबर होती हैं. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज एडिड, सो देन इट इज बेसिकली मेल्टिंग. अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लें तो हम फर्स्ट केसेस में, क्रिस्टलाइजेशन के केस में बोलेंगे फूड फ्रीजिंग. आपने देखा होगा मटर को अगर फ्रीजर में रख दो फ्रीज हो जाएंगे, दैट इज फूड फ्रीजिंग. और फिर मटर को बाहर निकाल दो और पानी ड्रेन आउट होने दो, दैट इज कॉल्ड एज थॉइंग. तो थॉइंग में क्या हो रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज हो रही है. और फ्रीजिंग के टाइम में लेटेंट हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यूज हो रही है. तो दिस इज द फर्स्ट टू, लिक्विड टू सॉलिड एंड सॉलिड टू लिक्विड. अब आते हैं गैस के हिसाब से, लिक्विड टू गैस एंड गैस टू लिक्विड. तो लिक्विड टू गैस जब बोलते हैं तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. और जब गैस टू लिक्विड होता है वो भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ही होता है, लेकिन उसको कभी कभी लेटेंट कंडेंसेशन भी बोल देते हैं. तो अगर आप ऐड कर रहे हैं हीट तो वेपर बनेगा, अगर माइनस कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं हीट, तो वेपर कंडेंस हो जाएगा. तो इस टाइप से इसके एग्जांपल्स हैं. एवापोरेशन, बॉइलिंग में इसके एग्जांपल्स आते हैं इस टाइप के फेस चेंज के फूड सिस्टम्स में. और कंडेंसेशन, एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन में रोल आता है द फ्रॉम गैस टू लिक्विड व्हेन द वेपर इज कंडेंस्ड एंड लिक्विड इज फॉर्म. सो दैट इज द एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन, कंडेंसेशन. जो थर्ड स्टेज है दैट इज सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड. तो सॉलिड टू गैस बनता है जब हम फ्रीज ड्राइंग करते हैं. फ्रीज ड्राइंग करते हैं तो उसमें सब्लिमेशन का यूज होता है. दैट मटेरियल इज डायरेक्टली कन्वर्टेड फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू द गैस स्टेट एंड यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल पॉइंट. आप इतना ही याद रखिए, ट्रिपल पॉइंट का यूज करते हुए फ्रीज ड्राइंग में इसका एप्लीकेशन आता है सॉलिड टू गैस. और गैस टू सॉलिड का एग्जाम्पल आता है सूट. अगर आप देखेंगे कि जब धुआं निकलता है तो धुआं इज स्मोक. स्मोक लेकिन अगर किसी सरफेस पे हम उसको टकरा देते हैं तो वहीं पे ही वो रुक जाता है और काले पाउडर के फॉर्म में वो डिपॉजिट हो जाता है. लेकिन धुआं तो क्या था, स्मोक था. इट वाज ए गैसियस स्टेट. तो दैट गैसियस स्टेट विल बी कन्वर्टेड इनटू सूट व्हिच इज ए सॉलिड. या कभी एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर है वो स्नो की फॉर्म में गिरने लग जाता है. सो दैट इज ऑल्सो द स्टेट ऑफ व्हेन द गैस इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड. या आयोडीन का क्रिस्टलाइजेशन जब होता है. सो दैट इज हाउ all these examples they can be mentioned when it comes to the phase change stages.
तो भाई अब बात कर लेते हैं कोलाइड्स की, कि कोलाइडल सिस्टम्स क्या हैं। तो कोलाइडल सिस्टम्स की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली द सॉल्ट्स एंड जेल्स, द इमल्शंस एंड द फोम्स, तो इस टाइप के कोलाइडल सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। और कोलाइडल बेसिकली होता क्या है कि दो टाइप के मिक्सचर मटेरियल के, दो प्रकार के ऐसे जो सब्सटेंसेस हैं जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते हैं, अगर हम उनको मिक्स करने की कोशिश करते हैं और स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ए कोलाइडल सिस्टम। A colloid is a chemical mixture where one substance is dispersed evenly throughout the another and does not combine to form a solution. लेकिन mix नहीं होता है, हो जाता है in the form of a solution, but it is dispersed. So that is what is called as a colloidal system. तो जैसा मैंने पहले भी बताया था इमल्शंस के केसेस में कि जो कम वाला होता है दैट इज कॉल्ड एज द डिस्पर्स्ड फेस और द इंटरनल फेस, और जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है दैट इज कॉल्ड एज द कंटीन्यूअस फेस और द डिस्पर्शन मीडियम। तो लार्जली हम लोग इसको ऐसे इक्वेट कर सकते हैं। और सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों ही स्टेट्स में हम लोग कोलाइड्स के एग्जांपल्स देख सकते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। अगर हम गैसियस स्टेट का एक एग्जांपल दें तो बड़ा एक अच्छा एग्जांपल है कि अगर हम जब एग व्हाइट से फोम बनाते हैं, तो एग व्हाइट क्या है, बेसिकली इट इज सॉलिड प्लस लिक्विड। ऑलरेडी सॉलिड प्लस लिक्विड से तो बनेगा एग व्हाइट। सो दैट एग व्हाइट में जब हम बीट करते हैं उसको, तो क्या बनता है, एयर इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू इट, एंड व्हेन एयर इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू इट इट बिकम्स फोम। तो फोम बन जाता है। तो ये वाला जो एंट्रैपमेंट ऑफ एयर से हो रहा है, सो दैट इज बेसिकली द एप्लीकेशन एंड हाउ इट गोज इनटू द gas and how those colloids they are formed when we use the solid liquid gas, all the three types of materials. So इसका भी एप्लीकेशन फूड इंडस्ट्री में आता है। कुछ एग्जांपल्स को देख के अभी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अगर पार्टिकल साइज की बात करते हैं तो पार्टिकल साइज कोलाइडल सिस्टम में 1 से 100 नैनोमीटर डायमीटर रहता है। और द फूड कोलाइड्स एंड हाइड्रोकोलाइड्स दे कंट्रोल द स्टेबिलिटी। इससे होता क्या है, दे कंट्रोल द स्टेबिलिटी एंड द रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। एंड फूड कोलाइड्स हाइड्रोकोलाइड्स दे आर हाई मोलिकुलर वेट हाइड्रोफिलिक बायोपॉलीमर्स which are used in the food products to control their texture, flavor और shelf life। तो टेक्सचर, फ्लेवर और शेल्फ लाइफ को भी ये कंट्रोल करता है। और जैसे मैंने कहा द कोलाइडल सिस्टम अलग अलग प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं, एंड दे आर द सॉल्ट्स एंड जेल्स एंड इमल्शंस एंड फोम्स। इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन 100 से 100 नैनोमीटर की फॉर्म में वो डिस्पर्स्ड फेज में रहता है। तो दैट इज द बेसिक पॉइंट विच मस्ट बी रिमेंबर्ड अबाउट द कोलाइड्स। फंक्शन क्या होता है कोलाइडल सिस्टम के फूड प्रोडक्ट्स में, कैसा उसका रेलिवेंस है। वो कोलाइडल सिस्टम एक स्ट्रक्चर देता है, उसको टेक्सचर देता है, एक माउथ फील देता है। जैसे जैम हो गया, आइसक्रीम हो गया, मायोनीज हो गया, तो इसमें वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली एक टेक्सचर माउथ फील देता है। Similarly, when we talk about the hydrocolloids, they give stability and the rheological properties to the food components. An emulsifying agent will be helping the oil and water phases to mix permanently. It will not allow it to separate. And most colloids they are stable, but the two phases they may separate over a period of time. तो कभी कभी हम लोगों को उसमें the emulsifiers they need to be added. And colloids may become unstable when frozen or heated, and especially if they contain emulsion of fat and water. तो इसको भी देखना है, एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे वो ड्राई करके हम उसको स्टेबल बनाते हैं। तो शुरू करते हैं सॉल्ट्स और जेल से। ये बड़ा सिंपल है इसको डिफरेंशिएट करना कि सॉल्ट्स क्या होते हैं, जेल्स क्या होते हैं। दोनों ही टाइप के कोलाइड्स हैं। सॉल्ट जैसा नाम बताता है कि ए कोलाइडल डिस्पर्शन इन विच सॉलिड इज द डिस्पर्स्ड मीडियम एंड इट इज डिस्पर्स्ड इन द लिक्विड। तो सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, लिक्विड कंटिन्यूअस फेस है और सॉलिड कम मात्रा में है, वो आपका डिस्पर्स्ड फेस है। तो सॉलिड इन लिक्विड अगर है तो दैट इज कॉल्ड एज ए सॉल। और ग्रेवी, स्टर्ड, कस्टर्ड, थिक सॉसेस, ये सारे एग्जांपल्स इसके हैं विच आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉल्ट। लेकिन अगर हम लिक्विड को सॉलिड में डिस्पर्स करेंगे तो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड एज ए जेल। तो जेली में बेसिकली क्या होता है कि लिक्विड कम होता है। अगर जेली का हम वाटर परसेंटेज देखते हैं तो इट इज अराउंड 30%, 32% पानी उसमें रहता है। और बाकी का क्या होता है, सॉलिड, बाकी का सॉलिड है। शुगर एंड पेक्टिन, देयर इज ए नेटवर्क ऑफ शुगर एंड पेक्टिन, सो दैट लिक्विड इज हेल्ड इन बिटवीन ए नेटवर्क ऑफ शुगर एंड पेक्टिन। तो कुल मिला के बोलना ये हुआ कि द लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड। तो इस प्रकार के एग्जांपल्स जहां पे लिक्विड सॉलिड में डिस्पर्स होता है दे आर कॉल्ड एज जेल्स। एंड जैम, जेली, अगर, पेक्टिन सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, दीज आर द एग्जांपल्स। तो शुरू में क्या होता है, ये मिक्स होते हैं और बाद में जो सॉलिड मटेरियल होता है वो स्वेल कर जाता है। तो जब स्वेल करता है वो एंट्रैप कर लेता है, इम्बाइब कर लेता है वाटर को, चाहे जेली फॉर्मेशन के टाइम में, चाहे अगर फॉर्मेशन के टाइम में, चाहे पेक्टिन्स के केस में। तो दैट इज हाउ द सॉल्ट्स एंड जेल्स, दीज आर द एग्जांपल्स। एंड when a gel is allowed to stand for a long period of time, तो कभी कभी उसमें से वाटर एक्सुडेट होता है, तो जब पानी उसमें से बाहर निकलता है दैट इज कॉल्ड एज सिनरेसिस। तो उसको हम लोग, ये टर्म सिनरेसिस है, कभी एग्जामिनेशन में कोई टीचर पूछ सकता है कि व्हाट इज सिनरेसिस, सो दैट इज हाउ इट इज सिनरेसिस। बहुत ज्यादा रेलिवेंट इसके साथ नहीं है अभी के फिलहाल, लेकिन जहां जल ही आता है तो वहां सिनरेसिस जरूर पढ़ा जाता है। सो दैट इज वाई सिनरेसिस, यू मस्ट नो व्हाट इज सिनरेसिस।
तो अब दूसरे प्रकार के कोलाइडल सिस्टम्स में आते हैं विच आर कॉल्ड एज इमल्शंस। तो इमल्शंस को अगर हम लोग देखते हैं, बेसिकली इमल्शंस अभी हमने पढ़े थे, ये बेसिकली लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सिस्टम्स हैं जहां पे एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डिस्पर्स्ड रहता है। तो दो प्रकार की सिचुएशंस आती हैं कि अगर फैट इज डिस्पर्स्ड इन द वाटर, से फॉर एग्जांपल मिल्क, और दूसरा वाटर इज डिस्पर्स्ड इन फैट, ये बटर। तो बटर में आप देखें पानी कम होता है, जनरली लेस देन मे बी 25% के आसपास रहता है, और मिल्क में अगर हम वाटर देखें तो 90% के आसपास रहता है। तो मिल्क में पानी ज्यादा है, तो मिल्क में जब पानी ज्यादा है तो वाटर इज द कंटिन्यूअस फेस एंड फैट इज द डिस्पर्स्ड फेस। लेकिन बटर में फैट ज्यादा है और वाटर कम है, तो वाटर इज द डिस्पर्स्ड फेस एंड फैट इज द कंटिन्यूअस फेस। सो दीज आर द टू वंडरफुल एग्जांपल्स। अगर फैट और वाटर को शेक करेंगे तो डिजोल्व हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में कभी कभी सेपरेट भी हो जाता है। तो वैसे तो फैट के पास और प्रोटीन्स के पास अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑटोमेटिकली वो कोलाइडल सिस्टम बना देता है, इमल्शंस बना देता है। लेकिन उसके बाद भी लॉन्ग रन में वो इमल्शन स्टेबल रहे और ब्रेक ना हो, तो इसके लिए वी यूज इमल्सिफाइंग एजेंट्स, इमल्सिफायर्स को यूज करते हैं। अभी हमने मिसल्स की बात करी थी कि जो दोनों के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, तो इस टाइप से इमल्सिफायर्स को हमको यूज करना पड़ता है। तो दैट इज हाउ इट इज वेरी वेरी नेसेसरी, सो दैट दीज टू फेजेस ऑयल एंड वाटर दे डोंट सेपरेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड द इमल्शन और द कोलाइडल सिस्टम इट रिमेन्स स्टेबल। अब आते हैं तीसरे टाइप के एग्जांपल्स में जहां पे एयर भी इनकॉर्पोरेट की जाएगी। सो दीस टाइप ऑफ सिस्टम दे आर कॉल्ड एज फोम्स। तो आइसक्रीम एक बड़ा सुंदर एग्जांपल है। आइसक्रीम आपने देखा होगा, बड़ा हल्का होता है आइसक्रीम। आइसक्रीम का टेक्सचर जो होता है वो दैट इज लाइक एक्सपेंडेड बिकॉज एयर इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू इट। एंड फोम्स दे आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल बबल्स ऑफ गैस व्हिच इज यूजुअली डिस्पर्स्ड इन ए लिक्विड। तो इसमें क्या है, बेसिकली गैस इज द डिस्पर्शन मीडियम एंड लिक्विड इज द कंटिन्यूअस फेज। तो गैस विल बी डिस्पर्स्ड इन लिक्विड एंड दैट इज हाउ इट फॉर्म्स ए फोम। कभी कभी इन्हीं फॉर्म्स को अगर हम लोग ड्राई कर देते हैं और वो जो सिस्टम है वो ब्रेक नहीं करता है, नेटवर्क स्ट्रांग होता है, शुगरी सब्सटेंसेस इसमें रहते हैं, तो ड्राई करने के बाद अगर वो स्टेबल रहता है तो वी विल बी इन पोजीशन टू गेट द मेरिंग। आपको एक प्रोडक्ट आता है, ये राइट हैंड साइड में अगर आप देख सकते हैं, तो इसको हम लोग एक्सट्रूड कर रहे हैं और ये हाई शुगर टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। बाद में ये ड्राई करने के बाद ऐसे ही रह जाता है, स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाता है एंड दे आर वेरी गुड टू ईट। So these types of systems, this is called as meringue. So ice creams and meringue, these are the examples. Sometimes breads and cakes, they are also the examples जहाँ पे air incorporate हो जाती है and foams they are formed. और ब्रेड्स के केस में भी आपने देखा होगा एक्सपेंडेड वॉल्यूम्स रहते हैं, तो उसमें भी एयर एंट्रैप होने की वजह से वो वॉल्यूम उसका बन जाता है हायर टेम्परेचर पे आके। सो दैट इज हाउ द फोम्स दे आर रिस्पॉन्सिबल, और उसके भी डिफरेंट एप्लीकेशंस हमारे सिस्टम में रहते हैं। तो प्रॉपर्टीज और कंसेप्ट्स हमने पढ़े जो कि रिलेवेंट हैं फूड साइंस और न्यूट्रिशन से। डेंसिटी, पीएच, सरफेस टेंशन, ऑस्मोसिस और कोलाइडल सिस्टम्स। तो अलग अलग प्रकार की डेंसिटीज, 5 प्रकार की डेंसिटीज, पीएच की प्रॉपर्टीज, उसका रिलेवेंस क्या है एसिड और जो नॉन एसिड फूड्स के साथ, सरफेस टेंशन को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, ऑस्मोसिस के क्या रोल होते हैं ऑस्मोटिक प्रोडक्ट्स में, प्रिजर्व मेकिंग में, और कोलाइड कितने प्रकार के रहते हैं, सॉलिड में कैसे होंगे, लिक्विड में कैसे होंगे, गैस को इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे। तो इन सब के बारे में, इनकी डेफिनेशंस, इनके मेजरमेंट की यूनिट्स, इनके आपस में छोटे छोटे डिफरेंसेस जो हैं वो, और इनकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ फूड इंडस्ट्री में हो सकती है, इन सब चीजों को आपको याद रखना है। ये सब चीजें अगर आपने याद रखी तो डेफिनेटली एग्जामिनेशन में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा और आप उन क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, आप एप्लीकेशन पे ज्यादा ध्यान दें कि प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स के साथ आपके आसपास के जो एग्जाम्पल है उसको देखने समझने की कोशिश करें और प्रैक्टिस करें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डेंसिटी के बारे में। मैं किसी एक दिन सेशन में ले लूंगा कि क्या क्या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है डेंसिटी की और दूसरी भी। एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, आपके आसपास के जो भी एग्जांपल्स जैसे मैंने कहा उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि कौन कौन से फूड्स हैं उसमें किस किस प्रकार के कोलाइड्स बनते हैं। तो जब वो एग्जांपल्स हम जानेंगे समझेंगे तो वी विल बी इन अ पोजीशन टू लाइक साइट देम इन सम ऑफ द एग्जामिनेशन। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हमने जो अलग अलग प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात करी, और इस हिसाब से 2 टॉपिक्स जो मेजर हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के वो कंप्लीट होते हैं। मैं फर्दर टॉपिक्स के साथ और भी नए कंसेप्ट्स के साथ कुछ ना कुछ वीडियोस बनाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।